नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता और आज का हमारा मुद्दा है विधायकों को इनाम, प्राधिकरण की कमान। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्ति को लेकर जारी अटकलों से अब कोहरा छटना शुरू हो गया है। सीएम साय ने 5 अहम विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति कर दी और इन नियुक्तियों में सीएम साय ने आखिरी विधायकों पर ही दांव क्यों खेला है? क्या मंत्री नहीं बन पाए इसीलिए विधायकों की नाराजगी दूर की गई है, या दिग्गजों को हराने का इनाम मिला है? देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। प्राधिकरण में नियुक्तियां शुरू हो गई है, जिसके बाद निगम मंडल में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री साय ने 5 अहम विकास प्राधिकरणों की कमान विधायकों को सौंपी है, जिसमें जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। साथ ही मंत्री पद न मिलने से नाराज विधायकों को साधा गया, तो कुछ नेताओं को इनाम भी दिया गया। लता उसेंडी, उपाध्यक्ष, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण। मंत्री बनने की रेस में थी, उपाध्यक्ष बनाकर किया संतुष्ट। सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनी गोमती साय। सीएम साय की करीबी 8 बार के कांग्रेस विधायक को हराया। गुरु खुशवंत साहेब बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए सतनामी समाज के गुरु। पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने ललित चंद्राकर। संघ से जुड़े हैं, दुर्ग का क्षेत्रीय समीकरण सधेगा। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हराने का भी इनाम मिला। प्रणव कुमार बने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। पूर्व सैनिक ने कांग्रेस के गढ़ मरवाही में बीजेपी की वापसी कराई। जिम्मेदारी मिलने पर विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने आभार जताया, तो डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया। और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे श्री किरण देव जी और पूरी शीर्ष नेतृत्व को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है विश्वास करके। तो निश्चित ही हम उनको आश्वस्त करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा निष्ठापूर्वक निभाएंगे और निश्चित ही लोगों के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे और उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है, इसमें सीधा सीधा सरकार मुख्यमंत्री को अध्यक्ष न रहते हुए बल्कि अध्यक्ष पूरे फुल पावर वहीं के प्राधिकरण उसी समाज के लोगों को, उनके लोगों को देना चाहिए। वो जिसको अपने लोग देना है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लोगों को महत्व मिलना चाहिए। ये खुद मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बनने के बाद से उपाध्यक्ष बना रहे हैं, ये कौन सा बड़ा चीज़ है? कोई मतलब सिर्फ हमारे एसटी, एससी, ओबीसी को ये ठगने का काम है और कुछ नहीं है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने प्राधिकरणों में नियुक्ति शुरू कर दी है, जिसमें दिग्गजों की जगह युवा चेहरों को तरजीह दी गई। ऐसे में अब देखना होगा कि बाकी बचे प्राधिकरण और निगम मंडलों में किसकी किस्मत का ताला खुलेगा। देखिए, अब इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं, फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, क्या विधायकों को प्राधिकरण की कमान देकर नाराजगी दूर की गई है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेसी दिग्गजों को हराने वाले विधायकों को इनाम दिया गया है? आखिरी सवाल, कि आखिर कांग्रेस नियुक्तियों के बाद भी सरकार पर निशाना क्यों साध रही है? तो ये 3 सुलगते हुए सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले परिचय करा देती हूँ। तर्कशील पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाला है। पहले उनका परिचय कर लेते हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ही समझूंगी, एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नब्ज को आप समझते हैं। ऐसे में आज ये जो सूची आई है जिसमें 5 विधायकों पर दाव खेला गया है प्राधिकरण की, सबसे पहले तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि आने वाले समय में निगम मंडल में भी नियुक्तियां होनी है, उसकी भी सूची आनी बाकी है, और ये जो 5 नाम यहाँ पर सामने आए, इसे आप कैसे देखते हैं? अस्मिता जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है इस प्राधिकरण को कितनी पावर मिली है। लता उसेंडी मंत्री की दौड़ पर थी, उड़ीसा की प्रभारी थी, चुनाव जीता के आई, मंत्री नहीं बनाना था, इसीलिए उसको उस उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब देखिए, जिस को सत्ता के सुख से थोड़ा दूरी रखनी है, उन सबको प्राधिकरण में उपाध्यक्ष बना दिया गया। हो सकता है आगे चल के इनको कैबिनेट का दर्जा भी दे दिया जाए, लेकिन
मेरा एक बेसिक सवाल है। जी चलिए, तकनीकी खामी के चलते आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी जी, ठीक है, आप अपना पॉइंट कैरी ऑन रखिए। जी सर। जब 2003 को प्रदेश बना, रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, उस वक्त लगा कि बस्तर के और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में सरकार की उतनी दखल नहीं हो पाती थी माओवादियों से दबदबा के चलते, और उसी लिए ये प्राधिकरण बनाया गया और उसका जो मुख्यालय था तकरीबन रायपुर से ही संचालित होती थी। उस वक्त विवेक भान नामक एक वरिष्ठ अधिकारी थे जो पूरा चीज को देखते थे, किसको कहाँ रखना है, कौन सा काम करना है, नहीं करना है, और उसमें क्या गुना भाग है, वो विवेक भान की जिम्मेदारी थी। वो और बात है, लेकिन रमन सिंह का मंशा था, उस वक्त के मुख्यमंत्री का मंशा था कि वहां तक विकास पहुंच पाए। इसी बीच 21 साल बीत गया, अब हम 2003 से 2024 से आ गए। क्या अभी भी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जो नीति आयोग है या जो प्लानिंग बोर्ड है, हम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए? हम जो बातों को देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें एक चीज आप अस्मिता जी ध्यान दीजिए, त्रिस्तरीय हमारे पार्लियामेंट कहता है त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। ऊपर में पार्लियामेंट है, बीच में लोक विधानसभा है और नीचे चाहे पंचायत है या नगर निगम है। तो ये प्राधिकरण कहाँ पे बैठते हैं? और प्राधिकरण में अगर चर्चा होगी तो क्या वो विधानसभा में चर्चा विकास को लेकर नहीं होगी? और अगर विधानसभा में भी चर्चा होगी तो वो जिला पंचायत के जो सदस्य है या अध्यक्ष है या जो बाकी सदस्य होंगे उनका क्या भूमिका होगी? बिल्कुल, ये कुल मिला के अस्पष्ट है, और इसी अस्पष्टता के चलते लोग सही है खुश हो सकते हैं, वहां चर्चा के लिए अपने बात रखने के लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन पंचायती राज सिस्टम में कहते हैं कि गांव में आप पहले अपनी बातों को रखिए, ग्राम सभा में पारित करिए, उसको आप पंचायत में रखिए, पंचायत से आप ब्लॉक पे ले जाइए, मंडल स्तर पे ले जाइए, उसके बाद आप जिला स्तर पे ले जाइए, और जिला स्तर से अगर पंचायत में फंड है तो उस पर करिए वित्त आयोग का, या फिर आप उसको विधानसभा से पारित करा के फंड एलोकेट करिए। तो ये उसी के बीच में और एक सिस्टम डेवलप कराना ये थोड़ा समझ से परे है, और बहुत सारे यहाँ पे होनहार हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, वो अगर इस पे दिमाग देते तो हो सकता है जिला स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड पहले हुआ करती थी उसको एक्टिवेट किया जा सकता था। लेकिन इतने सारे लोगों को एक अच्छी बात इस बार किए हैं जी अस्मिता जी, एक बात खाली मैं कहूंगा, इसमें एक बहुत अच्छी बात इस बार हुआ है कि हर कमेटी पे समाज सेवी या विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में 2 लोगों को रखने का इस बार हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सोच है ये बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री की कि विषय विशेषज्ञ रहे, उस इलाके को जानना वाला हो ताकि उस पर विकास हो। लेकिन इसकी कमेटी की आवश्यकता क्या थी? राजनीति को छोड़ के ये थोड़ा समझ से परे है। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथी अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े। अभय जी, लगातार सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इतने दिनों से तो निगम मंडल की सूची को लेकर विपक्ष बेकरार है ही, लेकिन आज तो प्राधिकरण के भी 5 नाम आ गए, उसके बावजूद भी बयानबाजी क्यों? उसके बावजूद भी क्यों सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, प्राधिकरणों के में जो नियुक्ति का प्रश्न है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जिसे चाहते हैं उसे प्राधिकरणों में नियुक्त करते हैं। अब मुख्यमंत्री पार्टी से सलाह लेकर, वरिष्ठों से सलाह लेकर, अपने तमाम संगठनों से सलाह लेकर नाम तय करते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। रमन सिंह सरकार में भी प्राधिकरण बने थे, रमन सिंह स्वयं उसके अध्यक्ष रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति विधायकों की की जाती थी। भूपेश बघेल की सरकार बनी 18 में, कांग्रेस की सरकार, तो भूपेश बघेल जी ने इस नियम को जनता के हित में करते हुए अध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री को हटा लिया। वहीं के स्थानीय विधायक जो वरिष्ठ विधायक होते थे इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष होते थे। सरगुजा के विधायक सरगुजा में, बस्तर के विधायक बस्तर में, मध्य क्षेत्र के विधायक मध्य क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति के विधायक अनुसूचित जाति क्षेत्र में। तो ये जो 5वां प्राधिकरण गठित किए गए हैं उसमें भूपेश बघेल जी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था कि वहां का विधायक, वहां का स्थानीय नेता उसका अध्यक्ष रहेगा, और जो तय होगा वो मंत्रिमंडल में आएगा, फिर मंत्रिमंडल उसको लागू करेगा। लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था को वापस कर दिया, अब पुनः मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हो गए। तो मैं समझता हूं ये उनका पार्टी का मामला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों के साथ ये छल किया गया।
क्या वो अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है? लता उसेंडी मंत्री रह चुकी हैं, सीनियर नेता हैं, आपने उनको मंत्री नहीं बनाया और आप उपाध्यक्ष बना के अगर दर्जा भी मंत्री का देंगे तो है तो उपाध्यक्ष, पावर तो आपने अपने पास रख लिया। गोमती साह जो सांसद में थी, संसद सदस्य रायगढ़ से, आज विधायक बनी, आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। और जो 3 विधायकों को आपने इनाम की बात, अभी मैं आपके डिबेट में सुन रहा था कि इन्होंने बड़े मंत्रियों को हराया, खुशवंत साहब ने शिव डहरिया जी को हराया, ललित चंद्राकर ने तामोदर साहू जी को हराया और मरपच्ची ने मरवाही की सीट जीती, जो बहुत समय से कांग्रेस या जोगी कांग्रेस के पास थे, जो अजीत जोगी की सीट हो गई थी, कांग्रेस ने उपचुनाव में वापस लिया, उससे भाजपा ने फिर ले लिया। तो ये हो सकता है कि नए विधायकों को आपने मौका दिया हो, लेकिन वो अध्यक्ष बन के काम करते तो ज्यादा अच्छे से काम करते। ये टिप्पणी है। जवाब चाहूंगी, उनका कहना है पावर तो अपने पास रख ली और उन्हें पद दे दिया बस। ये केवल झुंझुना है। कृष्णमूर्ति जी झुंझुना करार दे रहे हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? मैं एक बात कहता हूं अस्मिता जी कि अभी मैं होता जी का भी बयान सुन रहा था, उनका तर्क को सुन रहा था कि किस तरीके से राजनीतिक उनका तर्क था। और प्राधिकरण जो है, अभय नारायण जी का भी बात तो कर रहा हूं कि ये प्राधिकरण को कांग्रेस के नजर में छल सा महसूस होता है। और वो किस बात का छल करते हैं, तो जब उसकी बातचीत आती तो पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं रहता था, ये है। लेकिन जब मुख्यमंत्री किसी चीज की अध्यक्षता करते हैं, उसकी व्यवहारिकता, उसका प्रभावशालीता और विकास की अपने आप में मायने रखता है, जो शायद ये तो समझ में आया। और हमने कांग्रेस के कार्यकाल में भी प्राधिकरण कैसे संचालित होता था, किस दृष्टिकोण से संचालित होता था, काम करने के उनके तरीके कैसे थे, कितना जनउपयोगी था, विकास के कितने प्रकरण थे, हम इसको भी देखा है। क्योंकि ये एक सोच पर आधारित है। हम किसको क्षेत्रीय संतुलन को हम कैसे बनाए हैं, हम समाज के लोगों को कैसे करें, विशेष घटक के पैसा है, विशेष घटक के पैसा है, उसका और भी बेहतर उपयोग करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको बजट निर्धारित करने के लिए विभागीय बजट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इस बजट का उपयोग करके वो काम को पूर्ण कर लेते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है? अब उसमें होता जी का कहना था कि इसको नीति आयोग के अंतर्गत लेना चाहिए, आईएएस के साथ बैठना चाहिए, ये तर्क है। ये एक राजनीतिक तर्क है जो कल्पनाओं के व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है। ये व्यवहारिकता है कि एक कल्पना की, डॉक्टर रमन सिंह ने जो कल्पना की कि हम अपने छत्तीसगढ़ में कैसे चलेंगे, और उन्होंने 15 साल भी चलाया है और कांग्रेस ने भी चलाया है। और आज विष्णुदेव साय जी ने निर्णय किया है इस पर, तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। 5 नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपने किया है, जो जिन नेताओं को मंत्री नहीं बनाया उन्हें एडजस्ट कर दिया है, जिससे वो भी खुश हो जाए और आपका भी काम हो जाए, ये कहना है विपक्ष का। ये केवल एक जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एक वर्ड है कि उनको नहीं बनाया गया। हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब से प्राधिकरण गया है तब से विधायक जो रहते हैं वो बनते चले आ रहे। कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन इसमें नई बात देखने का, खोज करके सुई खोजने का काम ये कर रहे हैं। जबकि उसका एक जो पक्ष है डेवलपमेंटल है, सीधे सामाजिक संतुष्टिकरण भी है। संतुष्ट क्या है, समाज की जरूरतें रहती है, उन जरूरतों की पूर्ति करने के लिए ऐसे वजहों को बड़ी सरलता से इजी वे में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। पहले भी विधायक रहते थे, आज भी विधायक है, बल्कि अब ज्यादा लोगों की भागीदारी करके उसको और वैचारिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा ये कह देती है कि इनको नहीं बनाया, वो उनको नहीं बनाया, आदि बातें आप करते हैं। और ऐसे में बड़ा नाम है गुरु खुशवंत साहेब, बागी हुए थे चुनाव के दौरान कांग्रेस से और बीजेपी में आए, तब भी ये बयान सामने आ रहे थे कि उनका भविष्य खतरे में है, राजनीतिक भविष्य खतरे में। लेकिन देखिए बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। ये तो एक कल्पना और तर्क है। ठीक है अभय जी, जवाब दीजिए। कल्पना और तर्क कांग्रेस की मैंने पहले ही कहा और कुछ ना कुछ ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, बात करना उनकी स्वभाव, और मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया राजनीतिक रूप से। ठीक है, उनका जवाब सुन लेंगे पहले। मुख्यमंत्री जी ने और बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया ताकि लोगों को अच्छे से ओपिनियन उसमें आए। ठीक है अभय जी, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया, लेकिन आप हालात क्या है 9 महीने की सरकार की, 2 मंत्री पद खाली हैं, आप मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। 15 साल के मंत्री विधायक बन के अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं। पहली बार के विधायक मंत्री बन गए हैं।
न उनसे प्रशासन संभल रहा है, न उनसे शासन संभल रहा है, न उनसे विभाग संभल रहा है। उस असंतोष को देखते हुए आपने नियुक्तियां चालू कर दी प्राधिकरणों की, लेकिन जिन लोगों को विधायक की टिकट नहीं मिली, 10 महीने ही हुए हैं, ऐसे में इतनी जल्दी ये बात कहना आपको नहीं लगता है जल्दबाजी है? जो विधायक की टिकट नहीं पाए, जो हार गए, वो क्या करेंगे? नहीं आप जीते हुए को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता विधायक के टिकट नहीं पाया, विधायक के लिए प्रचार किया, उसको आप क्या देने वाले हैं? आपने उनको क्या दिया जो विधायक हार गए? तो ऐसे में आप केवल विधायकों को खुश करने के लिए, क्योंकि आप मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो मंत्री 2 नियुक्त करने के पहले रेवड़ी बांट लें, जिनको मंत्री पद में नाम हो दूसरे पदों में चले जाएं और आपको मंत्री बनाने में आसानी हो जाए। इसका रास्ता आप सुगम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंतर घराने में कला चल रहा है, जिसका परिणाम है कि प्राधिकरणों से शुरुआत हुई, कहीं फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी की बात आप कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, कितना सहमत है आप? मैं तो इसमें बड़ा तर्क कर रहा हूं कि कांग्रेस के जब जमाने में था, आज हमारे पार्टी को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि सलाह दे रहे हैं अभय जी। उनके सलाह उनके दृष्टि से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सलाह को कांग्रेस के कार्यकाल में माना गया? क्या ये तो पार्टी का निर्णय होता है कि किसे मंत्री पद बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इन्हीं के कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे यहाँ के 3 राज्यसभा सदस्य को छत्तीसगढ़ के लोग कहते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बाहर के लोगों को राज्यसभा हमारे छत्तीसगढ़ से दे दिया। तब क्या मौन थे ये लोग? हमारे राजनीतिक अधिकारों को तब मौन थे क्या ये? ठीक है, लेकिन किसको मंत्री बनाया नहीं बनेगा ये पार्टी का निर्णय होता है। आज जो दुख व्यक्त कर रहे हैं और एक तरफ दुख ऐसे लोगों को देना चाहिए, वैसे लोगों को देना चाहिए, दुख व्यक्त कर रहा है। अब दूसरे तरफ खुद अभय जी का कहते हैं रेवड़ी बांटने वाली बात थी, तो इसका तो खुद ही बयानबाजी, दोहरी बयानबाजी है। ये कोई सैद्धांतिक बयान है, तो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हमें याद है कि जब आपकी सरकार थी तब भी आपने 1 साल से ज्यादा का समय लिया था और तब जाकर निगम मंडल की सूची आई थी, और ऐसे में अब जब बीजेपी अपना टाइम ले रही है तो आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आप ना जाने क्यों बेकरार है, ये चीज समझ नहीं आ रही। और ये पार्टी का अंदरूनी विषय है कि वो किसे जिम्मेदारी देते हैं या जो भी उनका प्रोटोकॉल है, इस पर विपक्ष इस तरह से क्यों? शुरुआत ही की कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, क्योंकि नियुक्तियां राजनीतिक है, इसलिए राजनीतिक बातें होंगी और डिबेट है और राजनीतिक दल के रूप में मुझे बुलाया गया है, तो मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ। डॉक्टर गांधी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ भी हाईकमान तय करता है, हमारे यहाँ भी पार्टी तय करती है। तो क्या 5 साल भाजपा ने टिप्पणी नहीं की? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रशासन जिनके हाथों में है उनसे संभल नहीं रहा है। बलौदा बाजार जल गया, आज की डेट में कवर्धा जल रहा है, जगह जगह आप अंधविश्वास इतना बड़ा कि टोनही टोटका और इसके लिए हत्याएं होने लग गई हैं। तो विपक्ष के तौर पर आप मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जब वो अंदरूनी विषय पर बात होती है तो सवाल उठते ही है। आपसे जानना चाहूंगी मैं प्रकाश जी कि दोनों ही पक्षों को आपने सुना और देखिए 5 नाम तो यहाँ पर आ ही गए, और जिस तरह से आपने भी शुरू में ही इसे एनालाइज करके बताया था कि किस बेसिस पर नाम यहाँ पर लिए गए हैं। अब आगे क्योंकि निगम मंडल की भी सूची आने वाली है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव उस पर क्या पड़ता नजर आएगा? देखिए, राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ छोटा प्रदेश है और ये जो 15% का सीलिंग लगा, जो छत्तीसगढ़ को लेकर ही लगा था कि 15% से अधिक कोई मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हो सकते, इसीलिए कि जोगी जी दल बदल कर रहे थे और जो स्वरूप ले रहा था उसको रोकना था। तो छत्तीसगढ़ में ही आके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि एक हम ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ये दल बदल को रोका जाए। 15% का सीलिंग लग गया। 15% यानी 14 मंत्री से अधिक हो ही नहीं सकते, 90 विधायक हैं। ऐसे में बाकी लोगों को कहां रखा जाए? लेकिन जो बात अभय नारायण जी ने कहा यह राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री कोई पद पे नहीं थे, किसी भी उस पे नहीं रहे। मेरा सवाल है कि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री रहते, कोई पावर नहीं था उनके पास। तो ये तो मुख्यमंत्री का एक अधिकार होता है, वो जिसको पावर देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। लेकिन सवाल उठता है अपने कार्यकाल में कितनी विकास हुई, पैमाना यही है। आज अगर 2003 में रमन सिंह उसका बीज बपन नहीं किए होते
तो बिल्कुल। आज 21 साल बाद बिल्कुल प्रकाश जी, और अब क्योंकि फिर हम धीरे-धीरे एक नामों बार पर ये सूचियां बस्तर फाइनल विकास होती और जा रही है, नाम फाइनल होते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी 10 महीने का ही समय हुआ है, धीरे धीरे करके पार्टी एनालाइज कर रही है, उसी बेसिस पर जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है और किस तरह से प्रदेश में काम होता है, क्योंकि बात तो अब विकास की ही होगी और उसी के आधार पर देखा जाएगा कि किसने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जाहिर तौर पर जो आज प्राधिकरण की सूची आई है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उम्मीद तो जगी है कि आने वाले समय में जो भी सूचियां आएगी उनमें उनका नाम जरूर होगा और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी आया है। देखने वाली बात होगी कि प्राधिकरण के बाद अब धीरे धीरे कब तक सूचियां खुलती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए वंसल न्यूज।